हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में स्टैटिक्स के बारे में, और हम पढ़ रहे थे सर्वेक्षण की विधियां या आंकड़ों के संग्रहण की विधियां। अब तक हम चर्चा कर चुके थे दो विधियों के बारे में। पहली विधि थी वैयक्तिक साक्षात्कार और दूसरी विधि थी डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। तीसरी विधि का नाम है इसमें टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार कैसी विधि है? इस विधि में शोधकर्ता टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार करता है उत्तरदाता से। यह विधि कब उपयुक्त रहती है? यह विधि उन परिस्थितियों में उपयुक्त होती है जब कोई उत्तरदाता किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने में झिझक महसूस करे वैयक्तिक साक्षात्कार के मामले में। कभी कभी होता है कि वैयक्तिक आमने सामने जब हम साक्षात्कार करते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आमने सामने उत्तर देने में झिझक महसूस करता है उत्तरदाता, किंतु टेलीफोन पर उसका आंसर बड़े आराम से वो दे देता है। इस तरह से हमको टेलीफोन साक्षात्कार में मदद मिलती है। ठीक है, इस विधि के लाभ क्या है? सस्ती विधि है। वैयक्तिक साक्षात्कार में बहुत पैसा लगता है। आप किसी को बुलाओगे, उसके लिए रूम अरेंज करोगे, रूम में जाके कई लोग मिलकर उसका साक्षात्कार लेंगे, काफी ऊपर टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है ना, इसमें काफी पैसा और टाइम वेस्ट होता है। टेलीफोन साक्षात्कार में ये बहुत सस्ती विधि है। दूसरे नंबर पे इसमें समय कम लगता है। तीसरे नंबर पे इस विधि में शोधकर्ता उन प्रश्नों को स्पष्ट कर सकता है जो प्रश्न स्पष्ट नहीं होते साक्षात्कार के मामले में। कुछ कठिन प्रश्न होते हैं जो समझने में कठिनाई महसूस करता है उत्तरदाता, तो उन प्रश्नों को वो आसानी से उसको समझा सकता है ताकि वो आसानी से उत्तर दे सके। चौथे नंबर पे इसका जो लाभ है वो लाभ है, यह विधि उस परिस्थिति में अच्छी होती है जहां पे उत्तरदाता साक्षात्कार के समय, वैयक्तिक साक्षात्कार के समय प्रश्नों का उत्तर देने में झिझक महसूस करे, किंतु वो टेलीफोन पे उनके प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे देता है। तो इसके चार लाभ हुए हमारे टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार विधि के। इस विधि में शोधकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। ठीक है, टेलीफोन करेगा, आपसे कोई जानकारी जो चाहेगा वो आपसे मांग लेगा। लाभ क्या होते हैं? यह वैयक्तिक साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ती विधि है। वैयक्तिक साक्षात्कार महंगी विधि है और ये सस्ती विधि है। सर्वेक्षण में समय कम लगता है। ठीक है, इस विधि में टाइम भी कम लगता है। इस विधि में शोधकर्ता प्रश्नों को स्पष्ट करके उत्तरदाता की मदद कर सकता है। कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें उत्तरदाता कठिनाई महसूस करे, उसको हम स्पष्ट कर देंगे, नहीं ये प्रश्न ऐसे, आप इसका ऐसे उत्तर दीजिए। इस विधि में यह विधि उस स्थिति में बेहतर है जहां वैयक्तिक साक्षात्कार में उत्तरदाता कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस करता है। इन सारी चीजों को आपको कॉपी में नोट करते हुए चलोगे हैंड टू हैंड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे टेलीफोन साक्षात्कार विधि की कमियां। पहली कमी, यह विधि बहुत कम लोगों तक सीमित होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास निजी फोन नहीं होता। इस विधि का सबसे बड़ा दोष है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के पास या देश दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के पास टेलीफोन अवेलेबल नहीं है, खुद का टेलीफोन अवेलेबल नहीं है। और यह विधि तभी काम करेगी जब व्यक्ति के पास फोन होगा। ठीक है ना, और हमारे देश दुनिया में केवल 17 या 18% लोगों के पास ही, या 27 या 28% लोगों के पास ही क्या है, टेलीफोन अवेलेबल है। प्रत्येक व्यक्ति के पास टेलीफोन नहीं है। ठीक है, इस विधि की सबसे बड़ी कमी। दूसरी इसकी सबसे बड़ी कमी है, यदि हम किसी संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं और सामने वाले की प्रतिक्रिया चाह रहे हैं, तो सामने वाले को हम देख नहीं सकते, उसकी प्रतिक्रिया को हम देख नहीं सकते, जो कि उस मुद्दे की सही जानकारी देने के लिए अति आवश्यक है। जैसे सामने वाले से हमने कोई प्रश्न पूछा और मानो वो झूठ बोल रहा है हमारे सामने, तो हम चेहरे का हाव भाव देख के बता देते हैं कि सामने वाले के मन की प्रतिक्रिया क्या है, और उस मन की प्रतिक्रिया से हम उत्तर का अनुमान लगा लेते हैं ये व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, तो हम उस प्रतिक्रिया को नहीं देख सकते, हम केवल उसकी आवाज सुन सकते हैं और वो जो कह रहा है उसको हमें मानना पड़ेगा। इस विधि की सबसे बड़ी कमी है। क्लियर? तो ये थी टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। नेक्स्ट इसकी जो विधि है हमारी बुक में जो दे रखी है प्रायोगिक सर्वेक्षण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रायोगिक परीक्षण क्या होता है। प्रायोगिक परीक्षण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो एक प्रश्नावली सर्वेक्षण के लिए हमने बनाई है उस प्रश्नावली को चेक करेंगे कि इस प्रश्नावली में कोई कमी तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, इसमें निर्देशों की स्पष्टता कैसी है। ठीक है, इन सारी चीजों को, इसके ऊपर एक उपयुक्तता कैसी है, इन सारी चीजों को हम जांचने के लिए एक छोटे से समूह का सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण के रिजल्ट देखेंगे कि जो हमने प्रश्नावली बनाई है उस प्रश्नावली के आधार पर जो हम चाहते हैं वो वांछित परिणाम हमको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रायोगिक सर्वेक्षण या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा। हम इससे चेक करते हैं कि हमारी प्रश्नावली सही है या गलत है, इसको हम बोलते हैं प्रायोगिक सर्वेक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत सर्वेक्षण हेतु तैयार प्रश्नावली की त्रुटियां, कमियां, उपयुक्तता एवं निर्देशों की स्पष्टता आदि को जांचने के लिए एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देखा जाता है।
जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे अब जनगणना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण। जनगणना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनगणना या पूर्णगणना। क्या होता क्या है जनगणना और पूर्णगणना? ऐसा कोई सर्वेक्षण जिसमें जनसंख्या के सभी तत्व जैसे आपका साक्षरता, लिंगानुपात, मृत्यु दर, रोजगार, प्रत्याशित आयु, मृत्यु दर 2 बार हो गया, जन्म दर आदि के जनसांख्यिकीय आंकड़े जुटाए जाते हैं, उसे जनगणना या पूर्णगणना कहते हैं। हमने बार बार सुना होगा, सब बच्चों ने सुना होगा जनगणना हो रही है साहब, हमारे देश में जनगणना हर 10 साल में होती है। तो जनगणना क्या है? ऐसा कोई भी सर्वेक्षण जिसमें जनसंख्या के सभी तत्व मौजूद होते हैं। सभी तत्वों में क्या आएगा? आपका रोजगार, दूसरा आपका मृत्यु दर, जन्म दर, साक्षरता की दर, लिंगानुपात और आपका जनसंख्या घनत्व भी इसी में आ जाता है। ये सारी जो जितने भी चीजें इसमें होती हैं उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जनगणना या पूर्णगणना। हमारे देश में जनगणना या पूर्णगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो हम देखेंगे जनगणना या पूर्णगणना की क्या स्थिति थी। सन 2011 में हमारे देश की जो जनसंख्या थी 121.09 करोड़। 2001 में हमारे देश की जनसंख्या थी 102.87 करोड़ और 1901 में हमारे देश की जनसंख्या थी 23.83 करोड़। इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश में 1901 से 2011 तक लगभग 110 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 97 करोड़ के से बढ़ चुकी है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि की जो औसत दर है, वो औसत दर क्या है। 1971 से 1981 की जो जनसंख्या बढ़ने की औसत दर 1 वर्ष की थी वो थी 2.2% प्रति वर्ष। 1991 से 2001 तक जो जनसंख्या बढ़ने की हमारी दर थी वो थी 1.97% प्रति वर्ष। 2001 से 2011 के बीच जो हमारी वृद्धि दर थी वो थी 1.64% प्रति वर्ष। तो इसका ये अच्छी बात है कि हमारी जनसंख्या बढ़ने की दर धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। ठीक है, देखिए अब बात कर रहे हैं जनसंख्या तथा प्रतिदर्श। जब कोई सर्वेक्षण किया जाता है तो यह संभव नहीं है कि हम समग्र जनसंख्या का सर्वेक्षण कर सकें। समग्र जनसंख्या मैं आपसे बात करूं, ये पता लगाइए पूरे देश में कितने लोग गरीब हैं, तो क्या आप प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उसके सर्वे करोगे कि कितने लोग यहाँ के गरीब हैं? ये संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक जिले प्रत्येक राज्य का कुछ नमूना इकट्ठा करते हैं। नमूना मतलब मैंने मान लीजिए राजस्थान के लगभग 1 लाख लोगों का सर्वेक्षण करूंगा, मानो मैं उत्तर प्रदेश के 2 लाख लोगों का सर्वेक्षण करूंगा, मानो मैं आंध्र प्रदेश के 50,000 लोगों का सर्वेक्षण करूंगा। उस सर्वेक्षण के आधार पर, और सर्वेक्षण किया जाता है मानो मैं किसी विभिन्न क्षेत्रों के कुछ लोगों के आधार पर सर्वेक्षण करूंगा। तो इस तरह से कुछ नमूने छांट लेता हूं, उस नमूनों को बोलते हैं प्रतिदर्श, और प्रतिदर्श को इंग्लिश में होता है सैंपल। ठीक है, और उस प्रतिदर्श के आधार पर जो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा वही मेरा क्या होगा, जनसांख्यिकीय आंकड़े। ठीक है, उनके आधार पर मैं क्या करूंगा, निर्णय करूंगा, बताऊंगा कि हमारे जो गरीबी का स्तर है, कितने लोग रोजगार से कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, उनके आधार पर हम निर्णय करते हैं। और ये संभव नहीं है कि हम समग्र जनसंख्या का पूरा सर्वेक्षण कर सकें, ये कभी भी संभव नहीं होता। हम नमूने के आधार पर सर्वेक्षण करते हैं और उस नमूने को हम बोलते हैं प्रतिदर्श। ठीक, देखिए जब कोई सर्वेक्षण किया जाता है तो ये संभव नहीं है कि संपूर्ण सर्वेक्षण किया जा सके। तो शोधकर्ता को समग्र में से कुछ नमूने चुनकर उनका सर्वेक्षण करना होता है। समग्र में से कुछ नमूने चुनते हैं और उन नमूनों के आधार पर हम सर्वेक्षण करते हैं। इन नमूनों को ही प्रतिदर्श कहते हैं। जैसे भरतपुर जिले में सर्वेक्षण करना है कि यहाँ गरीबी का स्तर कैसा है, यहाँ गरीबी का स्तर कैसा है, तो यह संभव नहीं है कि जिले के प्रत्येक व्यक्ति का सर्वेक्षण किया जा सके। सर्वेक्षण किया जा सके, यह संभव ही नहीं है कि जिले के प्रत्येक व्यक्ति का हम सर्वेक्षण कर सकें। अतः शोधकर्ता जिले के में से सुविधानुसार कुछ प्रतिदर्श चुनेगा और उनका सर्वेक्षण करके निर्णय देगा। ठीक है, कुछ मॉडल, कुछ पूरे जिले के हमको सर्वेक्षण करना है
तो भरतपुर जिले की प्रत्येक व्यक्ति का सर्वेक्षण करना संभव नहीं है। तो जो शोधकर्ता होगा वो क्या करेगा, प्रत्येक जिले में से, नदबई में से लगभग 2000 लोगों का सर्वेक्षण कर लिया, डीग से 5000 लोगों का सर्वेक्षण कर लिया, कुम्हेर से कर लिया, इस तरह से कुछ नमूने छांटेगा इससे, और नमूने इस तरह से छांटेगा कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक तरह का, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल हो जाए। उसके आधार पर उनका सर्वेक्षण करेगा और सर्वेक्षण के आधार पर निर्णय निकालेगा और अब बताएगा आपको कि यहाँ गरीबी का स्तर कैसा है, या लिंगानुपात कैसा है, या यहाँ पे लोगों का बौद्धिक स्तर कैसा है, कितने लोगों का जीवन स्तर कैसा है। कुछ भी सर्वेक्षण जिस चीज का वो करेगा उसके आधार पर वो बता देगा। इसी को हम बोलते हैं सर्वेक्षण जनसंख्या या प्रतिदर्श। ठीक है ना। प्रतिदर्श का मतलब होता है पूरे समूह में से कुछ मॉडल छानना। देखो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान के चलो आपके घर पे शादी का फंक्शन है और 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है। अब आप ये बताओ कि खाना कैसा बना है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखते हो सारे खाने। जो थोड़ा थोड़ा जो टेस्ट करके देखते हो उसी को बोलते हैं प्रतिदर्श। एक थोड़ा सा आपने चुन लिया पूरे खाने में से और उसको टेस्ट करके आपने बता दिया और आपने कहते नहीं साहब खाना बहुत अच्छा बना, ठीक है ना, या खाना बेकार बना। जरूरी नहीं होता है कि मान के चलो आपने 1000 किलो की मिठाई बनाई और आपने 5 तरह की मिठाई बनाई। जो पीस आपने सर्वेक्षण, जो पीस आपने खाया वो जरूरी है वो अच्छा हो और सारी मिठाई खराब हो, और ये भी हो सकता है वो पीस खराब हो और सारी मिठाई अच्छी हो, ये भी हो सकता है। पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे समूह में से कुछ पीस उठाते हैं, उसके आधार पर उसको टेस्ट करते हैं, उसके आधार पर हम बता देते हैं कि पूरी मिठाई अच्छी है या पूरी मिठाई खराब है। उस जो हमने पीस उठाया उसी पीस को हम बोलते हैं प्रतिदर्श या सैंपल या नमूना। इसी तरह से सर्वेक्षण में किया जाता है। सर्वेक्षण में संपूर्ण सर्वेक्षण करना संभव नहीं है। हम लोग कुछ नमूने इकट्ठा करते हैं, कुछ प्रतिदर्श लेते हैं या कुछ नमूने लेते हैं, नमूनों को बोलते हैं प्रतिदर्श, और उन नमूनों के आधार पर ही हम अपना सर्वेक्षण करते हैं। क्लियर। ये होता है हमारा जनसंख्यिकीय सर्वेक्षण। क्लियर। अब हम बात करेंगे प्रतिदर्श चयन के तरीके। कितने तरीके से प्रतिदर्शों का या नमूनों का चयन करते हैं। पहला यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसमें क्या होगा, इस विधि में यादृच्छिक तरीके से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। ये यादृच्छिक तरीका क्या होता है कि हमें नहीं पता हम किसका चयन कर रहे हैं, हम लॉटरी सिस्टम से इसका चयन करेंगे, पर्चियां डालेंगे और हमें नहीं पता कौन सी पर्ची हमारे हाथ में आएगी, हम डालेंगे, हाथ डालेंगे, कोई भी पर्ची निकाल लेंगे। होता है यादृच्छिक चयन। आपको नहीं पता होता ना, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आपको नहीं पता, आप आंखें बंद करेंगे, डिब्बे में पर्ची डालोगे और कोई भी पर्ची निकालो, उसको लॉटरी सिस्टम बोलते हैं। इसको लॉटरी सिस्टम को हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श। ठीक है। तो ये चयन किया जाता है जैसे आपको 100 परिवारों में से 10 परिवारों का चयन करना हो तो, जैसे आपको 100 परिवारों में से 10 परिवारों को चयन करना हो तो आप प्रत्येक परिवार का नाम पर्ची पर लिखकर एक जगह पर रख देंगे और उनमें से कोई भी 10 पर्ची यादृच्छिक तरीके से चुनेंगे। इस विधि को इस प्रकार से चुनाव करने को ही, देखिए भाई, यादृच्छिक चयन का मतलब होता है आपको नहीं पता किस चीज का चयन कर रहे हैं। आपने क्या करना है, इस विधि में यादृच्छिक तरीके से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। आपको नहीं पता आप किस चीज का चयन कर रहे हैं। आपको मानो 300 परिवारों में से 100 परिवारों में से 10 परिवारों को चुनना हो और आपको नहीं पता कौन से 10 परिवार चुनोगे, तो आप क्या करोगे, 100 परिवारों को पर्ची पे लिखोगे उनका नाम
किसी डिब्बे में उनको डाल दोगे, आंखें बंद करोगे, डिब्बे में से कोई भी 10 पर्ची आप निकाल लोगे, आपको नहीं पता वो 10 पर्ची किसकी निकलेंगी। इस प्रकार से जब चयन किया जाता है तो उसको बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। ठीक है, लॉटरी सिस्टम आजकल ये जो इस तरह का जो चयन किया जाता है वो कंप्यूटर से किया जाता है। ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्शों का चयन। ठीक है, दूसरा इसका जो तरीका होता है वो होता है अयादृच्छिक प्रतिचयन। अयादृच्छिक प्रतिचयन। अयादृच्छिक प्रतिचयन में क्या होगा, इस विधि में शोधकर्ता अपनी सुविधा अनुसार इस विधि में शोधकर्ता अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्रतिदर्श का चयन कर सकता है। कोई भी प्रतिदर्श का चयन कर सकता है। देखो इस विधि में उसको पता नहीं होता कि 100 परिवारों में से किन 10 परिवारों को चुनेगा, पर इस विधि में उसको पता होता है कि 100 परिवारों में से उसकी जो मर्जी आएगी उसमें से 10 परिवारों को चुन लेगा जो उसको अच्छे लगेंगे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अयादृच्छिक प्रतिचयन। ठीक है, जैसे शोधकर्ता को 100 परिवारों में से 10 परिवारों को चुनना हो तो शोधकर्ता कोई भी 10 परिवार जो उसे उपयुक्त लगे चुन सकता है। चुन सकता है। इसे इस प्रकार के चुनाव को, इस प्रकार प्रतिदर्श चुनाव को यादृच्छिक चयन, अयादृच्छिक प्रतिदर्श चयन कहते हैं। देखिए इस विधि में और इस विधि में क्या अंतर है। यादृच्छिक में आपको नहीं पता कि आप किस व्यक्ति का चयन कर रहे हैं। हाँ, लॉटरी सिस्टम से लोगों का चयन करेंगे या प्रतिदर्श का चयन करेंगे, उसमें आपको नहीं पता कि आप किसका चयन करेंगे। ठीक है ना, और अयादृच्छिक प्रतिचयन में आपकी मर्जी है उस व्यक्ति को चयन करो, उस नमूने को चयन करो, आपको पता होता है किसको चयन कर रहे हैं। मानो मेरे पास 100 लोग खड़े हुए हैं, 100 में से 10 को मुझे चयन करना है, 10 लोगों को मैं मर्जी से चयन कर सकता हूँ, मैं ये तुम आ जाओ तुम आ जाओ। और यादृच्छिक प्रतिचयन में क्या होता है, मैं 10 लोगों का नाम किसी लॉटरी में डालूंगा, पर्ची उठाऊंगा, जिसका नाम आ जाएगा उसको चयन कर लूंगा। ये होता है यादृच्छिक, और जिसके बारे में मुझे पता होता है मैं किसका चयन कर लूंगा वो होता है अयादृच्छिक प्रतिचयन। क्लियर, तो इन दोनों में इस तरह का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आगे प्रतिचयन एवं अप्रतिचयन त्रुटियां। अब प्रतिचयन में कौन कौन सी त्रुटियां हमारे इसके अकॉर्डिंग हो सकती है।